तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो एस ब्लॉक के जब तत्व पढ़ रहे हैं तो ये हमें बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें ये याद हो। तो सबसे एस ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं। आवर्त सारणी आपने देखी है, जो प्रथम दो वर्ग हैं देखे पहले और दूसरे, उनमें एस ब्लॉक के तत्व विद्यमान हैं। पहले दो वर्गों में है एस ब्लॉक के तत्व, सामने ध्यान से समझते चले। वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2। ठीक है, ये पहले और दूसरे वर्ग में है। अब एक बात और सुनो, अगर हम मेंडलीव की आवर्त सारणी से तुलना करें, भाई आपको पता है जो विस्तृत आवर्त सारणी है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी का ही विस्तृत रूप है। तो ये पहला वर्ग जो है ये फर्स्टे वर्ग है। फर्स्टे का मतलब समझ गए? मेंडलीव की आवर्त सारणी में रोमन संख्या प्रयुक्त की गई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो पहला वर्ग था उसका जो ए उपवर्ग था, आपको पता ही होगा, ये पहले से लेकर के 7वें वर्ग तक मेंडलीव में प्रत्येक वर्ग 2 उपवर्गों में विभाजित था, ए और बी। तो फर्स्ट ए का मतलब समझ गए, पहले वर्ग का ए उपवर्ग में जो तत्व थे वो विस्तृत आवर्त सारणी में कौन से वर्ग में है? पहले में। और आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने उस समय एक बात कही थी, एस या पी ब्लॉक के तत्व ए उपवर्गों में रखे गए थे, ध्यान है का? और डी ब्लॉक के तत्व बी उपवर्गों में। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 2 उपवर्ग थे, ए और बी। ए उपवर्ग जो भी थे उनमें एस या पी ब्लॉक के तत्व थे। जब आप एस ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हो तो ए तो आएगा ही, बी तो आ ही नहीं सकता। और ये कौन सा था? सेकंड ए। कोई आपसे पूछ ले कि जो विस्तृत आवर्त सारणी में जो पहला वर्ग है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सा वर्ग था? तो आप कहोगे फर्स्ट ए। समझ गए? ऐसे ही पूछ ले दूसरा वर्ग है जो वर्तमान आवर्त सारणी में, विस्तृत आवर्त सारणी में, वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सा वर्ग था? तो वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में था सेकंड ए। ठीक है, अच्छा इधर आवर्त है ये पहला आवर्त, 36 पंक्तियां, ये कौन है? आवर्त। कुल आवर्त कितने हैं? 7। सही है। दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। सही है। अच्छा यहाँ कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। पूरी आवर्त सारणी बनाए तो ये आगे बढ़ जाएगी ना। सही है, पर अपन केवल क्या देख रहे हैं? एस ब्लॉक के तत्व। पहला तत्व हाइड्रोजन है। दूसरा तत्व कौन सा है इसमें? लिथियम। नीचे की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रेंशियम। तुम एक चीज़ देखो, मैं जब ये तत्वों के सिंबल लिख रहा हूँ, प्रतीक, हाइड्रोजन तत्व जो है उसका प्रतीक है H, लिथियम का प्रतीक है Li। तो इन प्रतीकों में एक खास बात देखो, मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल बना रहा हूँ और सेकंड लेटर कैसा है? स्मॉल। आप भी याद रखो, अगर किसी के प्रतीक में एक ही लेटर है, जैसे हाइड्रोजन के प्रतीक में एक ही लेटर है तो वो तो कैपिटल ही आएगा, पर अगर 2 लेटर हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और सेकंड कैसा आएगा? स्मॉल। कई बार लड़के इसमें क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं, वो दोनों लेटरों को, जैसे दोनों लेटरों को कैपिटल बना देते हैं। जैसे मैंने कहा कोबाल्ट का सिंबल लिखो, तो कोबाल्ट का सिंबल होता है CO, फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड स्मॉल। गले लड़के ऐसे लिख देते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। जानता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO। दोनों में अंतर है ना। ये कोबाल्ट का सिंबल है, सही है, और ये किसका सिंबल है? मैंने कहा सिलिकॉन का सिंबल लिखो, लड़का लिखता है SI, और कोई लड़का अगर SI लिखता है तो ये गलत है। S का मतलब सल्फर और I का मतलब आयोडीन। सही है का? मैंने लिखा कॉपर का सिंबल लिखो, ये सही है,
फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड कैसा, स्मॉल। और कोई कॉपर का ऐसे लिख दे तो ये गलत है। ये तो कार्बन और यूरेनियम हो गया। मेरे कहने का मतलब समझ ही होंगे। कोई भी तत्व का सिंबल लिखें अगर उसमें 2 लेटर हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और स्मॉल आएगा सेकंड लेटर। हमेशा इस बात को याद रखें। क्लियर? अच्छा, इधर हम आते, ये प्रथम वर्ग के तत्व हो गए, फर्स्ट वर्ग के तत्व हो गए। अब द्वितीय वर्ग के तत्वों की बात करें तो यहाँ कोई तत्व नहीं है। सही है, आपको पिछली क्लास में आवर्त सारणी बनवाई है। तत्व यहाँ से स्टार्ट है, बेरिलियम, सही है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम और लास्ट में कौन सा है, रेडियम। इनमें आपको किन के नाम याद नहीं है? एच का नाम तो सभी जानते हैं। एच किस तत्व का सिंबल है? हाइड्रोजन का। Li, Na किसका है? Na सोडियम का सिंबल है। लड़के के दिमाग में एक बात आती है, जब लिथियम का सिंबल Li है तो सोडियम का सिंबल तो ऐसा होना चाहिए, है ना? सोडियम का सिंबल क्या होना चाहिए? ऐसा। सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम। बात को समझते हुए चलना। लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम। और नेट्रियम की मीनिंग Na से चालू होती है। नेट्रियम, Natrium। तो सोडियम का जो सिंबल है वो उसके लैटिन नाम से रख रखा है। कौन से नाम से? लैटिन। अपनी आवर्त सारणी जो है उसमें कई तत्व ऐसे हैं जिनके सिंबल उनके लैटिन नाम से रख रखे हैं। आवर्त सारणी में कई तत्व ऐसे हैं, एक एक शब्द को सुन लो, उनके सिंबल उनके किस नाम से रख रखे हैं? लैटिन नाम। सोडियम भी एक ऐसा तत्व है जिसका सिंबल उसके लैटिन नाम से रख रखा है। सोडियम का लैटिन नाम आप याद रखें, क्या होता है? नेट्रियम। और उसके लैटिन नाम से इसका सिंबल रख रखा है Na। अगला आप जानते होंगे के, क्या होता है? पोटेशियम। इसके भी सिंबल में गड़बड़ है, आपको दिख गई होगी। पोटेशियम का सिंबल तो PO होना चाहिए या P होना चाहिए। पोटेशियम का सिंबल भी इसके लैटिन नाम से रख रखा है। पोटेशियम का लैटिन नाम होता है कैलियम और कैलियम से इसका सिंबल रख रखा है K। ठीक है, तो आवर्त सारणी में कई तत्व ऐसे हैं जिनके सिंबल उनके लैटिन नाम से रख रखे हैं। आगे आप Rb तो जानते होंगे शायद। कौन सा तत्व है? रुबिडियम। मैं इनको लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा तत्व कौन सा है। ये रुबिडियम है, Rb। रुबिडियम के बाद Cs को शायद आप जानते होंगे। Cs कौन सा तत्व है? सीजियम। जिसको जो नहीं आता है उसको नोट कर ले, ठीक है, जिसका पता है उसको नहीं लिखेंगे। अच्छा, Fr कौन सा तत्व है? इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब बहुत कम को पता है। ये है फ्रेंशियम। कौन सा तत्व है? फ्रेंशियम। फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। जो बातें बता रहा हूँ उनको जितनी याद रख सके, सारी बात लिखी नहीं जा सकती कॉपी में। फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। बताइए साहब, रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? है ना, रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे होते हैं जो अपने आप विघटित होते रहते हैं। विघटित मतलब नष्ट होते रहते हैं। फ्रेंशियम को आप खुला रख दो, धीरे धीरे से वो नष्ट होता रहेगा। नष्ट कैसे होगा? उसमें से विभिन्न प्रकार के कण और विकिरण निकलते रहते हैं, जैसे अल्फा कण, सही है, कभी न्यूट्रॉन निकल गया, कभी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? पता ही है परमाणु के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह होते हैं। तो उसमें से कई तत्व ऐसे होते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के कण विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं। जब उनसे कण निकलेंगे तो वो नष्ट ही तो होगा। तो ये ऐसे तत्व कहलाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व, जो धीरे धीरे नष्ट होते रहते हैं, विघटित होते रहते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के कण विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं। ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव तत्व है और रेडियम भी रेडियो एक्टिव तत्व है। ये भी कैसा है? रेडियो एक्टिव तत्व। ये भी अपने आप क्या होता रहता है? नष्ट। सही है। अच्छा, आगे देखो,
और फ्रेंडशिप के बाद Be इधर आ जाते हैं दूसरे वर्ग में। Be कौन सा तत्व है, इसमें कंफ्यूजन रहती है, ये बेरिलियम है, ठीक है। Be, Mg को आप जानते होंगे मैग्नीशियम, Ca को आप जानते होंगे कैल्शियम। ये ऐसे तत्व हैं जो आपने को जरूरत पड़ती रहती है, शुरू से अपन देखते आए हैं। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। Sr कौन सा है, आवाज कम हो गई इसमें, Sr है स्ट्रोंशियम, Sr है स्ट्रोंशियम। Ba को जानते हो कि Ba कौन सा है, Ba है बेरियम। Ba कौन सा है, बेरियम। इनमें कंफ्यूज जाते हैं Be और Ba में, क्लियर कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। Be है बेरिलियम, बेरिलियम, और Ba है बेरियम, सही है। और लास्ट में Ra को आप जान गए होंगे, Ra है रेडियम, सही है। Ra कौन सा है, रेडियम। तो ये हमने देखे एस ब्लॉक के तत्व हैं सारे, ठीक है। अच्छा, आगे इनकी और बात करते हैं। जो ये एस ब्लॉक के तत्व हैं, इनके हम परमाणु क्रमांक की भी बात कर लेते हैं। जो आपको पता ही है कि जो विस्तृत आवर्त सारणी है उसमें तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हैं, सही है। परमाणु दिया बात है भी, चुकू ना पते व दिमाग में बैठा लेना कि जो विस्तृत आवर्त सारणी है उसमें तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। परमाणु क्रमांक होती है परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉन होते हैं ना नाभिक में, तो प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर उनसे बढ़ते हुए क्रम में ये तत्व आवर्त सारणी में व्यवस्थित हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है सभी जानते हैं कितना होता है, 1। मतलब इसमें प्रोटॉन, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 1। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, पता होगा लास्ट में, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। फिर लिथियम का, बेरिलियम का। तो ऐसे साहब हम कहाँ तक याद रखेंगे। तो आपको एक थोड़ी सी मैं और भी हेल्प कर देता हूँ कि हमें कैसे याद रखेंगे इनको। वर्ग नंबर 1 आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। वर्ग 1 के लिए आप ये अंक याद रखें, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये आपको याद रखने हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32। याद कर सके, क्या बोला, 2, 8, 8, 18। और वर्ग नंबर 2 के लिए ये अंक याद रखें। वर्ग नंबर 2 के लिए 8, 8, 18, 18, 32। इसमें आगे से 2 हटा दिया है ना। वर्ग 1 का याद रख लो, 2 का बनाना हो तो आगे का 2 को हटा दो। वर्ग 1 का 2, 8, 8, 18, 18, 32 है, इसका हो जाएगा 8, 8, 18, 18, 32। अब ये अंक मैंने क्यों बताए हैं, इनसे आप परमाणु क्रमांक याद रख सकते हैं किसी भी तत्व का, वर्ग नंबर 1 के या वर्ग नंबर 2 के। कैसे, जैसे वर्ग नंबर 1 के लिए मैंने ये अंक बताए हैं, है ना। इन अंक को कोई नाम दे देते हैं यार, बार बार इन अंक को हम नंबर नाम दे देते हैं। इन अंकों को मैजिक अंक या मैजिक नंबर, मैजिक नंबर का मतलब समझ गए, जादुई अंक, ठीक है। अच्छा, ये मैजिक नंबर क्या काम आते हैं, इनकी सहायता से आप परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करने के काम आते हैं, परमाणु क्रमांक। कैसे ज्ञात करोगे, ऐसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको सबको याद होगा। ये मैजिक नंबर तब काम करेंगे जब आपको वर्ग के प्रथम सदस्य का, वर्ग के प्रथम सदस्य का परमाणु क्रमांक याद होगा, पहली कंडीशन। ये मैजिक नंबर तब काम करेंगे जब वर्ग के प्रथम सदस्य का आपको परमाणु क्रमांक याद होगा। प्रथम वर्ग का प्रथम सदस्य कौन है, हाइड्रोजन, और द्वितीय वर्ग का प्रथम सदस्य कौन है, बेरिलियम। इनके परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का तो एक है, ये तो सबको याद है। बेरिलियम के में गड़बड़ होती है तो बेरिलियम का भी याद होगा आपको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। बेरिलियम का कितना होता है, 4। हाइड्रोजन और बेरिलियम का आप याद कर लो। हाइड्रोजन का 1 है, ये तो याद है। बेरिलियम का मत भूलना, कितना होता है, 4।
मैजिक नंबर जैसे आपको इनके ज्ञात करने, मान लो आपको सीजियम का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है, कितना होता है, मान लो आपको किसका ज्ञात करना है, सीजियम, तो कैसे निकालोगे ये मैजिक नंबर को आप यहाँ लिख सकते हैं 2 8 8, देख बीच में लिख रहा हूँ मैं 18 18 32 लिख दिएगा। ये मैजिक नंबर है ना वर्ग 1 के, और सीजियम वर्ग 1 का ही तो है, तो 2 8 8 18 18 32 लिख दिए। अब आप जोड़ते चलो, 1 और 2 कितने, इसका आपको याद है ये पहले ही, 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 8 11 और 8 19 और 18 37 और 18, गणित भी कमजोर है, 55 और 32 87, सबके निकल आए। केवल हाइड्रोजन का याद होना चाहिए ना, आपको हाइड्रोजन का याद है तो आप पूरे वर्ग के तत्वों का क्या ज्ञात कर सकते हो, परमाणु क्रमांक। देख रहे हो ना कैसे, वो मैजिक नंबर की सहायता से 2 8 8 18 18 32 मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखे और जोड़ दिए, 2 और 1 3 8 3 11 11 और 8 19 19 और 18 37 37 और 18 55 55 और 32 87, सही है। अगर ऐसे ही आपको, ये तो मैं इनको मिटा रहा हूँ अब, है ना, इनका यूज बता दिया मैंने कि मैजिक नंबर कैसे काम आएंगे। ऐसे ही आपको मान लो वर्ग नंबर 2 के ज्ञात करने हैं, तो वर्ग नंबर 2 के लिए मैजिक नंबर क्या है 8, यही लिखोगे ना 8 18 18 32 है, 4 और 8 कितना आएगा 12 12 और 8 20 और 18 38 और 18 56 और 32 88, और आपको वैसे भी पता ही है 19 से 20 आएगा, 37 से 38 आएगा, एक बढ़ के ही तो आएगा, सही है ना। तो इनकी अपन हेल्प ले सकते हैं, मैजिक नंबर की सहायता से अपन परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। एक बात और आई साहब, इनको याद कैसे करेंगे साहब, तुम्हारे तो याद है हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम ये सब है ना, पर हमें कैसे याद होंगे, तो इनके लिए भी आपको फिर ट्रिक बता देते हैं, जिनकी सहायता से आप वर्ग 1 के तत्वों को याद कर सकते हैं और वर्ग 2 के। एक एक बात को समझते चलो, अपने कॉमन ने छोड़ दे, ज़्यादा फायदे में रहेगा। वर्ग 1 के लिए है ना, ट्रिक बता रहा हूँ। वर्ग 1 की ट्रिक बात करें तो आपको याद होगी, ये होती है क्या, हलीना की, सबको याद है ना ये तो, हलीना की रब से फरियाद, सही है का। हलीना का मतलब H, Li का ली, मतलब ली का Li, Na के Rv, सही है। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो आपको ये भी याद रह जाएंगे कि कौन कौन से तत्व हैं। पहले हलीना तो H, Li और Na, फिर की के लिए सिंबल के, रब Rv से CS और फरियाद के लिए Fr। ऐसे अगर अपन वर्ग नंबर 2 की बात करें, वर्ग नंबर 2 में कौन कौन से तत्व हैं, ये है का बेरिलियम, नहीं होशियार मत बने, नहीं रुक जा, यही है का। तो इनके लिए बना सकते हैं बेटा मांगे कार, बोले मत, मना करिए ना, स्कूटर बाप, हाँ आवाज बंद कर। तो वर्ग नंबर 2 को आपको याद रखना है तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। बेटा के लिए सिंबल B, मांगे MG, कार CA, स्कूटर SR, बाप और राजी RA। तो इनकी सहायता से आप इन वर्ग के तत्वों को भी क्या कर सकते हैं, याद। अच्छा, तो वर्ग प्रथम और द्वितीय वर्ग के तत्वों को ऐसे याद रख सकते हैं। इनके परमाणु क्रमांक याद रखने हो तो ये मैजिक नंबर आपके सामने ही है। प्रथम वर्ग का मैजिक नंबर क्या बताया था, 2 8 8 18 18, और द्वितीय वर्ग का 8 8 18 18 32। इन मैजिक नंबर की सहायता से आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं।
क्लियर। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर बढ़ते हैं। ये तत्वों का वर्गीकरण जो आप पढ़ रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया गया है। आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था मैंने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 भागों में बांटा है। सही है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ढंग से समझ लेना, फिर इनमें दिक्कत आती है। ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, जब तक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे लास्ट तक ये आपके काम आती रहेंगी। और शुरू में हम इनमें लापरवाही कर देते हैं तो आगे फिर लास्ट तक लापरवाही हमें समझने नहीं देती कोई भी चीज़ को। अगर लापरवाही करेंगे शुरू में तो आगे समझने में समस्या आएगी। देखो इसके मैजिक नंबर के बाद अब इनकी आगे बढ़ते हैं हम बात इनके परमाणु क्रमांक की ओर, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना कभी मैंने सिखाया नहीं है। अगर आपको ऐसे सिखाया, अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी हो तो उनको पता होगा, उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया था। आपने एक आपभाव सिद्धांत पढ़ा हो, कभी पढ़ा है क्या? है कई पहली बार सुन रहे हैं। पढ़ा है आपभाव सिद्धांत? हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। इधर देखो तो एक घर जा कर के थोड़ा सी मेहनत और करना, किसी का भी मोबाइल घर में जो भी है उनका लेकर के आपको उसमें ढूंढना, आपभाव सिद्धांत के नाम से एक 11th क्लास की वीडियो मिल जाएगी। इसमें क्या पढ़ाया गया है? आपभाव सिद्धांत। और ये सिद्धांत हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाता है। क्या लिखना सिखाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया गया है उसमें आप वीडियो मिल जाएगी आपको। कौन सा? आपभाव सिद्धांत के नाम से। पर इधर देखो सामने, अब तो समझो हाल फिलहाल। देखो इधर आपभाव सिद्धांत कैसे काम में लेते हैं, इधर समझना। आप ऐसे, आपको ये तो पता होगा कि उपकोष कितने होते हैं। उपकोष कितने होते हैं? उपकोष होते हैं 4, S, P, D और F। थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। सही है। और ये छुट्टियों का इफेक्ट है, ये आपने पढ़ रखे हैं। ये कोई मैं पहली बार नहीं कह रहा कि उपकोष कितने होते हैं। पर ये छुट्टी जो आई है ना तुम्हारी, ये बीच में 8-9 महीने की, इन छुट्टियों ने पिछला मामला क्या कर दिया है? बिल्कुल साफ कर दिया है। तो अब तो नू पूछे ना, अब तो कोई भी बात पूछ लें, कछु तो अपने नाम है भूल के होंगे शायद। तो इधर आपभाव सिद्धांत समझ ले। देखो पहले मेरी बात को सुनना। आपभाव सिद्धांत समझाने से पहले कुछ बातें बताता हूं जिससे आपको समझ में आए। परमाणु जो होता है उसका नाविक, इतना तो जानते होंगे, नाविक में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये नाविक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सही है। परमाणु में 3 तरह के कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नाविक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाविक के जो बाहर कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में कौन विद्यमान होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब बात को सुनना। इस परमाणु में मैंने कितनी कक्षाएं बनाई हैं? 3। ये नाविक हो गया, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, और ये कौन सी कक्षा? तीसरी। एक एक बात को तसल्ली से सुनता चल, तसल्ली से समझता चल। अच्छा, कक्षा जो होती है इसके अंदर होते हैं उपकोष, जिनकी हम बात कर रहे थे। कक्षा के अंदर कौन होते हैं? उपकोष। उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक, और कक्षक के अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन। तो ये बात तो तुम्हारी सही है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में होते हैं, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में ही है। पर कक्षा के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक, और कक्षक में विद्यमान होता है इलेक्ट्रॉन। तो एक क्रम बन गया। कक्षा, कक्षा में उपस्थित होते हैं उपकोष, उपकोष में उपस्थित होते हैं कक्षक, और कक्षक के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो मैं उपकोष की बात कर रहा था। उपकोष 4 प्रकार के हैं, S, P, D और F। और तुम्हें पता है आवर्त सारणी में भी तत्व 4 प्रकार के हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर S, P, D और F। यही तो पढ़ रहे हैं अपन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी तत्व 4 प्रकार के हैं, और उपकोष भी कितने प्रकार के हैं? 4, S, P, D और F। सही है। अच्छा, अब बात को आगे सुनना। तो उपकोष इतना तो पता लग गया कि उपकोष कहाँ विद्यमान है? कक्षा में। कक्षा में उपकोष हैं, उपकोष के अंदर कक्षक हैं, और कक्षक के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब बात को इधर देखो, मैंने लिखा बनैस।
इसका मतलब क्या है? एस तो आपको पता लग गया उपकोष है, सही है। चाहे एस वहाँ लिख रहा है तो इसका मतलब भी उपकोष है। एस पी डी एफ ये चारों क्या हैं? उपकोष हैं। वन एस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहली कक्षा का एस उपकोष। वन किसको प्रेजेंट कर रहा है? पहली कक्षा को। अरे उपकोष कक्षा में ही होते हैं ना, तो वन एस का मतलब है पहली कक्षा का एस उपकोष। इसके नीचे लिखा मैंने 2s, इसका मतलब समझ गए होंगे अब, दूसरी कक्षा का एस उपकोष। कक्षा में उपकोष होते हैं, ये पहली कक्षा का एस उपकोष है, ये दूसरी कक्षा का एस उपकोष है। फिर लिखा मैंने 3s, 3s का मतलब है तीसरी कक्षा का एस उपकोष। फिर लिखा मैंने 4s, 4s का मतलब समझ गए। फिर लिखा मैंने 5s, फिर लिखा मैंने 6s, ऐसे मैंने ये 7s तक लिख लिए, लिख लिए, सातवीं कक्षा का एस उपकोष। ठीक है, अब मैं पी उपकोष लिखूंगा। ये तो एस उपकोष लिखे हैं मैंने, पहले पहली कक्षा का, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का। अब मैं पी उपकोष की बात करता हूँ, तो लड़का कहता है यहाँ लिखो वन पहली कक्षा का पी उपकोष, ये गलत है। लड़का कहता है ये क्यों गलत है? क्योंकि जो पहली कक्षा होती है उसमें एक ही उपकोष होता है। ये बात जो बता रहा हूँ इन्हें याद रखें, जितना बढ़िया रहेगा। पहली कक्षा में एक ही उपकोष होता है और वो केवल एस उपकोष होता है। दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होते हैं, एस बी और पी वी। तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होते हैं, एस पी और डी। चौथी कक्षा में 4 उपकोष होते हैं, एस पी डी। तो मैं अगर 1p लिखता हूँ तो गलत नहीं है क्या? क्योंकि पहली कक्षा में पी उपकोष होता ही नहीं है। 1p का मतलब है पहली कक्षा का पी उपकोष, और पहली कक्षा में पी उपकोष होता ही नहीं है। पहली कक्षा में एक ही उपकोष होता है, केवल कौन सा? एस उपकोष। हर बात को समझें तो ये तो गलत हो गया साहब। यहाँ से लिखो आप 2p है। दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होंगे, दूसरी कक्षा का एस उपकोष और दूसरी कक्षा का पी उपकोष। फिर 3p आ सकता है, आ सकता है। तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होंगे और पी तो होगा ही। फिर 4p भी आ सकता है इसी तरह से, 5p आ सकता है, 6p भी आ सकता है, और लास्ट में 7p भी आ सकता है। सही है। अब आप बात करते हैं डी उपकोषों की। डी के उपकोष यहाँ से चालू होंगे भाई, क्योंकि पहली कक्षा में एक उपकोष है, दूसरी कक्षा में 2 उपकोष है, एस और पी। तीसरी कक्षा में 3 उपकोष है। डी उपकोष कहाँ से चालू होगा? तीसरी कक्षा। तो 3D लिख दिया। 3D के बाद क्या आ जाएगा? 4D, 4D के बाद 5D, 5D के बाद 6D, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 7D। सही है। अब एफ उपकोष फिर यहाँ से चालू करना पड़ेगा ना। अरे पहली कक्षा में 1 उपकोष, दूसरी में 2, तीसरी में 3 और चौथी में कितने? 4। तो एफ उपकोष यहीं से चालू होगा। 4F के बाद फिर और फिर इस तरह से बना लिए मैंने। आप भी बना सकते हो, कोई कठिन काम नहीं है। 1S से लेकर 7S तक, 2P से लेकर के 7P तक, 3D से लेकर के 7D तक, और 4F से लेकर के 7F। फिर इनको ऐसे काटो। आपने पहले ये पढ़ा है पर आपको याद नहीं है, बस अंतर इतना है। काटना ऐसे है कि कोई भी उपकोष बचना नहीं चाहिए कटे बिना। कोई बच तो नहीं रहा है ना? देख सब कटते जा रहे हैं ना। है कोई बच तो ना गो? सब काट गए मैंने ऐसी टेढ़ी लाइनों से, सब कट गए। अच्छा, अब कट गए हैं तो हमें जब इनको ऐसे काटा है तो हमारे पास एक क्रम मिल गया। हमको ऐसे पढ़ना है। सबसे पहले हमको कौन सा मिला? 1S। ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से पढ़ना है, जिधर ये तीर के चिन्ह जा रहे हैं उधर की तरफ। 1S के बाद कौन सा लिखोगे? 2S। सही है। 2S के बाद कौन सा आएगा? 2P। ऐसे पढ़ना है तो पहले 2P आएगा, उसके बाद 3S आएगा। तीर ऐसे चलना है, ऐसे पढ़ना है। फिर कौन आएगा? 3S। फिर कौन सा आएगा?
3p के बाद कौन सा आएगा, ढंग से देख, 3p के बाद 4s आएगा, ऐसे पढ़े ना, ऐसे पढ़। फिर 4s के बाद कौन सा आएगा, 3d के बाद, 4p के बाद, ऐसे पूरे लिख सकते हो। अच्छा, यहां तो ऐसे लिख लेंगे। अब बात है आगे समझना, इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात चल रही थी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं तो एक हमको क्रम मिल गया, ये क्रम ऐसे बनाया, इससे हमें एक क्रम मिल गया, ये क्रम आ गया। अब इनमें जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उपकोषों में इलेक्ट्रॉन जब भर देते हैं हम, तो हमें जो क्रम मिलता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ये उपकोष ही तो है, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट करेंगे शुरू से भरना और पीछे तक भरते चले जाएंगे। एक बात फिर सुनो नई, एस उपकोष जो होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन उपकोष के अंदर होते हैं, गलत तो नहीं कह रहा, इलेक्ट्रॉन कक्षा में होते हैं, ये बात भी सही है। इलेक्ट्रॉन उपकोष में होते हैं, ये बात भी सही है, क्योंकि कक्षा के अंदर उपकोष होता है और उपकोष में इलेक्ट्रॉन। और मैं ऐसे कह दूं इलेक्ट्रॉन कक्षा में होते हैं तो ये बात भी सही है, क्योंकि कक्षा के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक और कक्षक में इलेक्ट्रॉन। तो हम कहें इलेक्ट्रॉन कक्षा में रहते हैं, बिल्कुल सही है, हम आज तक ऐसे ही बोलते आए, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन उपकोष में मिलते हैं, ये बात भी सही है। इलेक्ट्रॉन कक्षकों में मिलते हैं, ये बात भी सही है। एस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। मैं कहता हूं एस उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, हाँ। 2 आ सकते हैं, हाँ। 3 आ सकते हैं, नहीं, अधिकतम 2 आ सकते हैं। ऐसे ही जो पी उपकोष है इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। इन्हें ढंग से याद कर लेना क्योंकि तुम्हें याद नहीं है कुछ भी। पी उपकोष में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्या, आ सकते हैं, मैक्सिमम 6, हाईएस्ट 6। पी उपकोष में 7 आ सकते हैं क्या, नहीं। डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10। अरे 4-4 का अंतर चल रहा है, दिख नहीं रहा क्या। एस उपकोष में अधिकतम 2, पी उपकोष में अधिकतम 6, डी उपकोष में, तो एफ उपकोष में कितने, ये भी काम की बात है हमारे लिए, सही है। तो एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में अधिकतम 10 और एफ उपकोष में 14। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ठीक है। अगर ये सिद्धांत आप बहुत सिद्धांत ही चल रहा है, ये इधर पढ़ा रहा हूँ, जो इसको डिटेल में पढ़ना हो आपको तो आपको बता ही दिया मैंने, घर पर जा कर के आप बहुत सिद्धांत के नाम की जो वीडियो पड़ी हुई है उसको देख लेना, पूरी डिटेल में आप इसको पढ़ लोगे। अब बात करते हैं, अब आपको मान लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, सही है। सबसे पहले हाइड्रोजन का लिखते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1, ये दिख ही रहा है ना। चलो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का इधर लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। परमाणु क्रमांक मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या होती है। जब इसमें प्रोटॉन 1 है तो नॉर्मल सी बात है इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। परमाणु उदासीन होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण है और इलेक्ट्रॉन कैसे कण है, ऋणावेशित। तब परमाणु उदासीन तभी तो होगा जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन। जब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है मतलब उसमें प्रोटॉन 1 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी नॉर्मल सी बात है कितना होगा, 1। अब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो भरें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, 1s में। यही क्रम आया ना अपने पास, 1s में इलेक्ट्रॉन भरा, 1 इलेक्ट्रॉन है तो s में 1 भर सकते हैं ना। 1 का मतलब पहली कक्षा, s का मतलब s उपकोष और ऊपर 1 लिखा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 तो भर ही नहीं सकता ना मैं, तो ये हाइड्रोजन का क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ऐसे लिथियम का लिखना है, एक एक को ढंग से देखते चलो। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3, सही है।
तो सबसे पहले 3 मतलब परमाणु क्रमांक 3, तो इलेक्ट्रॉन भी 3, इलेक्ट्रॉन 3 तो भरेंगे। 1s में कितने आएंगे बता? अरे मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं ना इस उपकोष में। अच्छा, अभी तो 1 इलेक्ट्रॉन और रह रहा है का? 1s के बाद किस में भरेगा? 2s में। 2s में कितना भरेगा? 1। 3 नहीं बन गए क्या? और टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें। सही है। अगले को देख, फिर सीखेगा। सोडियम का लिखना है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो सबसे पहले 1s में कितने? 2। 1s के बाद किसका नंबर है? 2s का। 2s में भी कितने? s में 2 ही आ सकते हैं ना मैक्सिमम। 2s के बाद किसका नंबर है? 2p। 2p में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 6। 11 तो नहीं हो गए? कितने हुए टोटल? 10। 2p के बाद 3s है क्या? तो इसमें कितना आएगा? 1। तुम एक बात देख रहे हो क्या ढंग से? क्या कि जो ये प्रथम वर्ग के तत्व हैं, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में जा रहा है ना। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन s उपकोष में तो जा रहा है। जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है? जब भी तो s ब्लॉक के तत्व हैं ये। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है? s उपकोष में। सभी ने क्या बोल रहे हैं? s ब्लॉक के तत्व। भले अगले को लिख कर देख ले। पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 19। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा 1s2, 2s2, 2p6। यहाँ तक हो गया। फिर 3s में कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। 3s के बाद 3p में कितने आएंगे? 6। और 3p के बाद 4s आएगा। एक बार गिन के देख लेता हूँ कहीं ज़्यादा हो जाए। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 1। देख लो अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में गया। चल अगला लिख करके देख लेते हैं। सीजियम का लिखें का? रुबिडियम का? रुबिडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 37। पहले 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6। यहाँ तक होगा का 3p तक। फिर 4s में क्या आएंगे? 2। फिर 3d में क्या आएंगे बता? d उपकोष में अधिकतम 10 आ सकते हैं। 3d के बाद 4p आएगा का? 4p में कितने? 6 और 5s। रुक जा पहले गिन लूँ मैं एक बार। कहा पता ज्यादा हो गए हुए 37 थे। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 30, 36 और 1 37। देख लास्ट को इलेक्ट्रॉन फिर s उपकोष में गया हो ना दिख रही बार बार एक ही बात। तो इनमें अंतिम। अच्छा, अब मैं मान ले रुबिडियम के बगल के स्ट्रोंशियम में लिखता हूं तो यहां 2 आ जाते। अरे 37 है, 38 होता तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता हूं ना। अच्छा, मैं पोटेशियम की जगह कैल्शियम को लिखता हूं तो 19 की जगह क्या हो जाता? 20। तो यहाँ क्या हो जाते? 2 हो जाते कि ना हो जाते? मैं लिथियम की जगह बेरिलियम को लिखता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाते? 2। तो एक बात और दिखी साहब हमको तो कि जो प्रथम वर्ग के तत्व हैं, सुन रहा है? पहले एक बात और सुन ले मेरी बात। नेक्स्ट बात तो पहले, दूसरी बात कहूं। आवर्त सारणी है ना, इसमें अगर कोई भी तत्व 5वें आवर्त में है तो उसकी बाह्यतम कक्षा 5वीं है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगी बात, या समझ ढंग से। जैसे देख, ये चौथा आवर्त है, सही है? चौथे आवर्त में आपको पोटेशियम दिख रहा है। अब इस पोटेशियम को यहाँ देख, पोटेशियम दिख रहा है चौथे आवर्त का। ये एक क्या है? कक्षा ये नहीं, ये s का है उपकोष। और ये ऊपर क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। अब मैं कहूं पोटेशियम में बाह्यतम कक्षा कौन सी है? चौथी है। अरे चौथी कक्षा के ऊपर कोई कक्षा आ रही है क्या? हमें 5वीं आ रही है का? तो बाह्यतम कक्षा पर चौथी तो हुई। तो मैंने एक बात कही अभी, अगर कोई तत्व चौथे आवर्त में है तो उसकी बाह्यतम कक्षा चौथी होगी। देख लो पोटेशियम है। कोई तत्व 5वें आवर्त में है तो उसकी बाह्यतम कक्षा 5वीं होगी। सबसे बड़ा अंक 5 ही तो है। अरे इसमें पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी, तीसरी, चौथी, 5वीं, मतलब इसमें 5वीं कक्षा है। 5वीं कक्षा के s उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1।
तो भाइतम कक्षा इसकी कौन सी हो गई? 5वीं। अब मैं एक बात बोलता हूँ, फिर सुनते चलो, बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ आज, कि जो प्रथम वर्ग के तत्व हैं, दिख रहे इलेक्ट्रॉन विन्यास दिख रहे इनके, प्रथम वर्ग के जो तत्व है इनकी बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। गलत तो ना गई? सब में देख ले, पोटेशियम की बाह्यतम कक्षा चौथी है, इसकी बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की बाह्यतम कक्षा कौन सी है? तीसरी। बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन है। तो एस ब्लॉक के जो तत्व हैं इनकी बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। सही है। अगर द्वितीय वर्ग के तत्व होते तो, ये तो प्रथम वर्ग के हैं, द्वितीय वर्ग के तत्वों की बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। अरे 2 नहीं आते क्या? 37 की जगह 48 लिखता तो यहाँ 2 नहीं आते? 19 की जगह 20 लिखता तो यहाँ 2 नहीं आते? तो बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। प्रथम वर्ग के तत्वों की बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में, और द्वितीय वर्ग के तत्वों की बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में। अब तीसरी बात पूछता हूँ, एस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है? एस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है? एस उपकोष में। एस उपकोष में। अब मैं कहता हूँ कौन सी कक्षा में प्रवेश करता है? बाह्यतम कक्षा में। बात सुन ले, एस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में तो प्रवेश कर रहा है? जैसे ये है रुबिडियम, इसकी बाह्यतम कक्षा है 5वीं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में ही तो जा रहा है। बात है समझ? एस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में जाता है, एस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है। अब इन दोनों बातों को मिक्स करके कहूँ, एस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में जाता है, एस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में जाता है। प्रथम वर्ग के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन, प्रथम वर्ग के तत्वों में बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और द्वितीय वर्ग के तत्वों की बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने काफ़ी बढ़िया बढ़िया बात देखी इसमें। ये एस ब्लॉक के तत्व इसी वजह से हैं क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है? एस उपकोष में, बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में। जो प्रथम वर्ग के तत्व हैं इनकी बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और द्वितीय वर्ग के जो तत्व हैं इनकी बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? बात है, आगे बढ़ाएं। अरे यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छा, अब बात आई एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य का मतलब क्या है यहाँ पर? ये तो है एस ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रथम वर्ग के तो लिख ही रहे हैं ना, ऐसे द्वितीय वर्ग के भी लिख सकते थे हम। अब मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तात्पर्य हो सकता है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई पूछे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, पूरा आएगा। और कहा पोटेशियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 4s1। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बाह्यतम कक्षा का एक तरह से, और बाह्यतम कक्षा पोटेशियम में सबसे बड़ा अंक 4 ही तो है, तो बाह्यतम कक्षा हो गई चौथी। तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 4s1। मैंने कहा रुबिडियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s1। सही है। अच्छा, अब बात को सुनो मेरी को ढंग से, बड़ी बड़ी खतरनाक बात आ रही है। मैं कह रहा हूं प्रथम वर्ग के जो तत्व हैं, प्रथम वर्ग के जो तत्व हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? प्रथम वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NS1। N किसको प्रेजेंट कर रहा है? बाह्यतम कक्षा को। जैसे मान लो तत्व होता रुबिडियम, तो बाह्यतम कक्षा कौन सी होती? 5वीं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता? 5s1।
n भाइतम कक्षा को प्रेजेंट कर रहा है, n एक अंक है, अंक नंबर, और ये किसका नंबर है? भाइतम कक्षा का। तो मैं कहूँ प्रथम वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया NS1 और द्वितीय वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? NS2। इनकी n का मतलब भाइतम कक्षा के s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन। और अब मैं कहता हूं s ब्लॉक के तत्वों का, दोबारा सुन लो, पहले कहा मैंने प्रथम वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1, द्वितीय वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 और s ब्लॉक के तत्वों का ऐसे लिख सकता हूं, n का मतलब भाइतम कक्षा के s उपकोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। s ब्लॉक के तत्वों में यही तो होगा, या तो भाइतम कक्षा के s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या कितना होगा? 2। तो ये भी याद रखें, कई बार पूछ लेते हैं s ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NS1 से 2, मतलब भाइतम कक्षा के s उपकोष में 1 या कितना इलेक्ट्रॉन? 2। प्रथम वर्ग का ये हो जाएगा, द्वितीय वर्ग का ये हो जाएगा, केवल नू कह दे s ब्लॉक के तत्वों का क्या होगा? ये होगा। तो मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं एक बार, क्योंकि इतने सारा मैटर एक संग उंडेल दिया तुम्हारे ऊपर, जो कोई इतने निकल गो, कोई इतने निकल गो, कोई कितने भाग गो। तो एक बार इसको जब मैं दोबारा रिपीट करता हूं तो ढंग से सुनना, जिससे सब बातें दोबारा से ग्रिप में आएंगी। सबसे पहले तो मैंने एस ब्लॉक के तत्व लिखे, सही है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इनके नाम भी लिख दिए, जिनको नाम कठिन थे उनके नाम भी लिख दिए, सही है? मैंने कहा था कुछ तत्वों के सिंबल, प्रतीक उनके लैटिन नामों से रखे गए हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, इनके प्रतीक इनके लैटिन नाम से रखे गए हैं। सोडियम का लैटिन नाम क्या था? नेट्रियम, और पोटेशियम का क्या था? कैलियम। इनके लैटिन नामों से इनके सिंबल रखे हैं। यहाँ तक कोई समस्या है? फिर मैंने आगे बढ़ा, फिर मैंने इनकी बात करी, यहाँ पे आ गया मैं, इधर ये लिख करके यहाँ आ गया, इन पर दिख गए का? क्या बताया तुमको? मैजिक नंबर। बात आई कि साहब मैजिक नंबर क्या काम आते हैं? परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के काम आते हैं, है? प्रथम वर्ग का मैजिक नंबर आपको क्या बताया गया? 2, 8, 8, 18, 18, 32। और द्वितीय वर्ग का 8, 8, 18, 18, 32। इन दोनों के मैजिक नंबर बताए। मैजिक नंबर कब काम करेंगे? जब आपको वर्ग के प्रथम तत्व का परमाणु क्रमांक याद होगा। अगर मान लो पहले कोई ना पते तो काई में जोड़ेगा 2, 8, 8, 18, 18, 32 है। पहले को तो याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का 1 होता है और बेरिलियम का कितना होता है? 4। जोड़ सकते हो, जैसे इसका निकालना है तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 जोड़ करके इसका निकाल लोगे पूरे का। ऐसे द्वितीय वर्ग का निकालना है तो 8, 8, 18, 18, 32 जोड़ के इसका निकाल लोगे। तो मैजिक नंबर की सहायता से हम परमाणु क्रमांक बिना रटे याद कर सकते हैं इन्हें, सही है? फिर इनके बाद मैं इनकी ट्रिक बताई थी, ऐसी चले ना अपन, ट्रिक बताई। प्रथम वर्ग की ट्रिक, हलीना की रफ से फरियाद, उनको याद ही यही हुआ है बस, है? द्वितीय वर्ग की ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये ट्रिक से हम इन्हें याद रख सकते हैं, प्रथम वर्ग के तत्व और द्वितीय वर्ग। फिर मैं इसके बाद इधर आ गया आपबाव सिद्धांत पे। यहीं आया होगा मैं, इनके बाद यहीं तो आया आपबाव सिद्धांत पे। आपबाव सिद्धांत तो मैंने पूरी डिटेल में तो नहीं पढ़ाया, पर मैंने पहले ऐसे लिखे, इनको आप लिख सकते हो 1s 2s 3s 4s 2p 3p 4p 7 तक लिख लेना। ऐसे लिख करके फिर इनको ऐसे काटा, इस तरह से काटा कि कोई बच नहीं जाए, कोई कटे बिना रह नहीं जाए। फिर हमको एक क्रम मिल गया, सबसे पहले 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, इधर से इधर पढ़ना है 3p, 3p के बाद 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, ऐसे क्रम मिल जाएगा पूरा। अच्छा, फिर हमने ये क्रम जो मिला इसमें क्या भरे? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन भरे तो क्या तैयार हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे उसके लिए ये बात भी इंपॉर्टेंट है, जिस पे स्टार लगा के लिखा है मैंने। एस उपकोष में आपको मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 2 से ज़्यादा नहीं भरने हैं। पी उपकोष में मैक्सिमम, डी उपकोष में और एफ उपकोष में, ये आपको याद होने चाहिए। अब आप किसी भी तत्व का, जो भी आवर्त सारणी में तत्व है उसका क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे मैंने इनके लिखे, लिखना सीख ही गए होंगे।
आपको एक काम और करना पड़ेगा, मैंने तो केवल प्रथम वर्ग के लिखे हैं, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो द्वितीय वर्ग के भी लिख सकते हो। अरे लिख सकते हैं ना। अच्छा, प्रथम वर्ग के जो तत्व हैं, फिर मैंने बात आगे करी यहाँ के बाद। इसके बाद मैंने ये कहा, एक एक शब्द सुनते चलो, कि जो प्रथम वर्ग के तत्व हैं इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है ना, अरे यार नू कहूँ मैं, जो ये एस ब्लॉक के तत्व हैं इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है? एस उपकोष में। सीधी सी बात है यार, एस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाएगा, पी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाएगा। जब ये तत्व चार तरह के होंगे, उपकोष ही चार तरह के हैं, डी उपकोष के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाएगा और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाएगा। जब ये एस ब्लॉक के तत्व में, तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एस उपकोष। अब मैंने दूसरी बात कही, वो एस उपकोष किस कक्षा का होगा? बाह्यतम कक्षा का। एस उपकोष तो बहुत सारे हैं हमें, ईबीएस है, ईबीएस है, ईबीएस है, ईबीएस है, पर अंतिम जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि रूबिडियम में बाह्यतम कक्षा कौन सी है? रूबिडियम में बाह्यतम कक्षा कौन सी है? 5वीं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया हमने। इसमें सबसे बड़ा अंक 5 मिला, ये अंक कक्षाओं को दर्शा रहे हैं ना, तो सबसे बाह्यतम कक्षा सबसे, फिर इसमें कौन सी होगी? 5वीं। और अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में जा रहा है, इसका मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में तो जा रहा है। तो एस ब्लॉक का जो तत्व है, चाहे वो प्रथम वर्ग का है चाहे द्वितीय वर्ग का, उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में जाएगा। दूसरी बात मैंने कही, प्रथम वर्ग के जो तत्व हैं इनकी बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे कोई सा भी देख लो। पोटेशियम की बाह्यतम कक्षा 4थी है और बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार द्वितीय वर्ग के जो तत्व होते हैं इनकी बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। फिर इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, ये लिख रहा एन कक्षा को प्रदर्शित कर रहा है, बाह्यतम कक्षा को। प्रथम वर्ग के जो तत्व हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1, द्वितीय वर्ग के तत्वों का NS2 और कहे एस ब्लॉक के तत्वों का NS1 से 2, मतलब बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। सही है? यहीं तक बात करी का अपन ने। बात को आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें अगर हम बात करें कि जो हाइड्रोजन है, एक बात और सुनो चलो, इंपॉर्टेंट बात जो अब कहने वाला हूं, एस ब्लॉक के तत्वों की आप बताओ कुल संख्या कितनी है? एस ब्लॉक के तत्व, कितनी कठिन बात पूछ ली। एस ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी है? गिन ले, कितनी है? 13 नहीं है, 14 है। 13 ही तो है, गिनती गलत होगी का? 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 है का 14 है? एस ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या है 14 है। लड़का कहता है ऐसा क्यों? मैं इनकी एक बात बता, तू मुझे इधर समझाता हूँ। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक ना जाने हीलियम के कहाँ बताऊँ? हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही आवे ना। हीलियम परमाणु क्रमांक कितना है? इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकता है? इलेक्ट्रॉन विन्यास ना लिख सके, गधा ही क्यों पढ़ाया मैंने? 1s में क्या इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे का? अब बता, मैं दोबारा पूछता हूँ, एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? ऐसा क्यों होगा? अभी चेंज क्यों होगा मैटर? हीलियम में नू बता, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जा रहा होगा? अरे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जा रहा है, और जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाएगा वो एस ब्लॉक का तत्व तो होगा। तो फिर हीलियम एस ब्लॉक का तत्व है। लड़कों के दिमाग में ये सोच रहती है कि हीलियम पी ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि उधर को पी ब्लॉक है ना, और पी ब्लॉक में ऊपर ही ऊपर रखो है, तो सोच के बैठो रहे कि हीलियम कौन से ब्लॉक को तत्व है। तो आज यह भी दिमाग में क्लियर कर ले कि हीलियम, देखो सारी बातें तुम्हें जो बताई जा रही है वो ऐसी बताई जा रही हैं जो तुम्हारी नॉलेज को इंक्रीज करें, और इनको अगर तसल्ली से और सावधानी से और ढंग से समझते हुए नहीं पढ़ते हो तो फिर बहुत कमियाँ रह जाती हैं। हीलियम एस ब्लॉक का ही तत्व है, क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जा रहा है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो एस उपकोष में ही जाएगा, और जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है वो एस ब्लॉक के तत्व हैं, और पी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? पी उपकोष में। तो हीलियम एस ब्लॉक का तत्व है, इसमें सोचने की क्या बात है।
फिर लड़का कहता है कि साहब हीलियम तो यहाँ रखना चाहिए। देखो यहाँ सही सोच है पर सोच लो, इसकी बाह्यतम, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसकी तरह है कि नहीं है, तो हीलियम यहाँ होना चाहिए ना। अरे यही होना चाहिए क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्षा पहली है, हीलियम में एक ही कक्षा है, और बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यही आना चाहिए ना। फिर लड़का कहे यहाँ क्यों ना रखो, ही रखना तो यही चाहिए था। सुन लो मेरी बात है, समझ लो। देखो हीलियम के जो गुण हैं वो इनसे मैच नहीं करते नीचे के तत्वों से। हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है, बहुत कम क्रियाशील गैस है। हीलियम के गुण 18वें वर्ग के तत्व, मतलब उत्कृष्ट गैस ना है, उनसे मैच करें तो या हमारे हीलियम यहाँ से हटा करके लास्ट में पहुँचा दियो यहाँ उत्कृष्ट गैसों के ऊपर। वास्तविकता यही है कि हीलियम किस ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक। मैं इसको यहाँ लिख नहीं सकता अपने हिसाब से। वास्तविकता यही है कि हीलियम एस ब्लॉक का ही तत्व है क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है। सही है क्या? तो ये है तो किस ब्लॉक का तत्व? एस। तो अब एस ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 14 है। अब मैं कहूँ एस ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में कुल कितने वर्गों में उपस्थित हैं? एस ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में कुल कितने वर्गों में उपस्थित हैं? 3 में, पहले वर्ग में, दूसरे वर्ग में, और एक 18वें वर्ग में भी है ना। कौन सो? हीलियम। तो अब अपन आंसर देते हैं एस ब्लॉक के तत्व कितने वर्गों में है। तो तेरा आंसर रटो रटाया पहले और दूसरे वर्ग में, 2 वर्गों में। एक हीलियम और है जो 18वें वर्ग में है, वो भी एस ब्लॉक का ही क्या है? तत्व। अच्छा, एस ब्लॉक के अच्छा मेरी बात को सुनना, प्रत्येक आवर्त में एस ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी है? दोबारा बोलूं, एक बार में तो घुसे ही ना दिमाग में, जाने भोंट हो गए कतई। मतलब हर लाइन वो 2 बार 3 बार बोलनी पड़े जब एक दिमाग में बैठे कि काई कह वो चाह रहे। मतलब इतनी यहाँ जंग लगा ली थाली पड़े कि वो एक लाइन 3-3 4-4 बार बोलनी पड़े जब जाके नैका दिमाग में वो बैठे कि का कह वो चाह रहे। दोबारा सुन का ही कह रहा हूँ, प्रत्येक आवर्त में एस ब्लॉक के तत्वों की संख्या कितनी है? 2 है। प्रत्येक आवर्त में 2 है, कोई से हम देख ले। लड़का कहता है प्रथम आवर्त में 2 है, हाइड्रोजन और हीलियम। द्वितीय आवर्त में भी 2 है ना। प्रत्येक आवर्त में 2 है, कुल 7 आवर्त हैं, तो 14 तत्व में। यार ये हम का है? ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन पूछ लियो का? केवल एस ब्लॉक ही ऐसा है, खुद ही सोच, जिसके तत्व प्रत्येक आवर्त में उपस्थित हैं। एक बार और बोलनी पड़ेगी, मुख पते लाइन एक बार में घुसे ही ना है। एस ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त में उपस्थित हैं और किसी ब्लॉक के तत्व प्रत्येक आवर्त में नहीं है। तू खुद ही सोच, जो पहला आवर्त है वहां में एस ब्लॉक के तत्व तो हैं। पहले आवर्त में एस के अलावा और कोई ब्लॉक का तत्व है का? तो एस ब्लॉक ही तो एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसके तत्व सभी आवर्तों में हैं। अब मैं कहूं पी ब्लॉक के तत्व सभी आवर्तों में है का? ना है, क्योंकि पहले आवर्त में है ही ना है। डी ब्लॉक के तत्व है का? तो लाइन मेरी देर से घुसे पर नैका घुसे तो सही, पर टाइम लगावे। अच्छा हाइट, अब आगे सुन। मतलब साहब आज तो इतनी नॉलेज बरसा दी जो सहन ही नहीं हो रही है, जो फट नहीं जाए हम। हाइड्रोजन और हीलियम, आगे सुन ले। हाइड्रोजन और हीलियम तो गैसीय तत्व है, मतलब ये दोनों तत्व ऐसे हैं जो गैस अवस्था में मिलते हैं। हाइड्रोजन H2 के रूप में, हाइड्रोजन गैस, और हीलियम भी गैस है। हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे तत्व हैं। लड़का कहवे कि हाइड्रोजन तो लिक्विड रूप में भी मिले। मैंने कहा पानी में ना का साहब हाइड्रोजन तत्व। देखो अपने दिमाग की हर बात है क्लियर कर लेकर, कन्फ्यूजन रहती है। मैंने कहा हाइड्रोजन और हीलियम गैसीय तत्व हैं। लड़का कहता है हाइड्रोजन गैसीय तत्व है। मैंने समझ, हाइड्रोजन गैसीय तत्व है क्योंकि यह हाइड्रोजन गैस के रूप में मिलता है।
फिर कह वैसे साहब हाइड्रोजन तो देखो H2O में भी है और H2O द्रव होता है, तो हाइड्रोजन द्रव तत्व है। मैंने कहा H2O यौगिक है। मैं अपन पढ़ रहे हैं तत्व। क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन गैस ये तत्व है। हाइड्रोजन गैस H2 अणुओं से बनी होती है। ये क्या है? तत्व। जल तत्व नहीं है, ये क्या है? यौगिक। अपन तत्व ही तो पढ़ रहे हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 108। तो यौगिक की बात कहाँ पे आ गई? जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन गैस ये तत्व है, लड़का कहता है जल, H2O में भी तो हाइड्रोजन है, पर H2O में हाइड्रोजन है, पर H2O तो यौगिक है यार। यौगिक की बात क्यों ला रहा है? तत्व की बात चल रही है, तो तत्व तो हाइड्रोजन गैस है। तत्व की बात कर रहा हूं तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो हाइड्रोजन गैसीय तत्व है, मतलब हाइड्रोजन का जो तत्व रूप है, तत्व रूप यही तो है हाइड्रोजन गैस जिसमें H2 अणु होते हैं। तो हाइड्रोजन, बात को समझो, बहुत एक एक चीज ऐसी है केमिस्ट्री में जो बात को बारीकी से समझ गया वो तो क्लियर कर दियाएगा, बाकी कंफ्यूजन रह जाती है फिर। हाइड्रोजन गैसीय तत्व है, मतलब हाइड्रोजन तत्व की बात कर रहा हूं। तत्व तो ये होती है हाइड्रोजन गैस, H2O तत्व नहीं है, यौगिक है ना। हाइड्रोजन तत्व गैसीय तत्व है, हीलियम भी गैसीय तत्व है। ये दोनों तो गैसीय तत्व है, मतलब ये दोनों तो गैसीय अवस्था में मिलते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा, अब आगे सुनो। सीजियम और फ्रेंशियम ये दोनों दिख रहे हैं क्या? ये द्रव तत्व हैं। कौन से तत्व हैं? द्रव तत्व का मतलब क्या है? ये दोनों द्रव अवस्था में मिलते। अगर सीजियम तत्व देखें अपन और फ्रेंशियम तत्व देखें तो ये तत्व किस रूप में मिलेंगे? द्रव रूप में। एक बात और, मैं 4 ऑप्शन देता हूं। निम्न में से द्रव धातु है, निम्न में से द्रव धातु है, द्रव धातु, लिक्विड धातु। ऑप्शन नंबर 1 मरकरी, पारा। और ऑप्शन ने सुन ले। नंबर 2 सीजियम, दिक्को का। नंबर 3 फ्रेंशियम और नंबर 4 उपरोक्त सभी। सोच ले पहले। द्रव धातु, धातु, द्रव धातु। ऑप्शन नंबर 1 पारा, नंबर 2 सीजियम, नंबर 3 फ्रेंशियम, नंबर 4 उपरोक्त सभी। हाँ, पारा है ना आंसर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। आपसे कभी मैंने कहा था, लोथर मेयर वक्र पढ़ाया था, बात ने समझ लेकर और फायदे में रहोगे। सीरियसली हर चीज़ है। आपने लोथर मेयर वक्र पढ़ा था, मैंने कहा था प्रथम वर्ग के तत्व जो हैं ये Li Na वगैरह ये बनाए थे मैंने उस समय, और कहा था ये सभी क्षार धातु हैं। क्या थे? क्षार धातु। अब मैं दोबारा क्वेश्चन पूछूं, निम्न में से कौन सा तत्व द्रव धातु है? नंबर 1 पारा, नंबर 2 सीजियम, नंबर 3 फ्रेंशियम, नंबर 4 उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अरे ये भी धातु हैं सब यार। ये सब कौन है? धातु। लड़के की हैबिट क्या पढ़ रही है? उसने आज तक यही पढ़ा है कि पारा जो है ये एक धातु है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि अब मैं ये भी तो कह रहा हूँ कि सीजियम और फ्रेंशियम द्रव तत्व है, ये द्रव अवस्था में मिलते हैं। और आपको पता होना चाहिए, पिछला अगर आपने पढ़ा है, ये सब क्षार धातु हैं, मतलब क्षारीय प्रकृति की क्या है? धातु। तो धातु तो ये भी हैं, तो सीजियम और फ्रेंशियम भी। आजकल क्वेश्चन कभी आता है ना तो ऐसा आता है उसमें मरकरी तो देता ही नहीं है, क्योंकि पता है लड़का को मरकरी दे दियो तो बाय टिक करेगा। क्वेश्चन आता है निम्न में से द्रव धातु है, ऑप्शन में होगा सीजियम, सोडियम, समझ गो, आयरन, निकिल। अब लड़को कहे हम पारो तो दियो ना, हमने पारो पढ़ो, अब टिक का ये करे, समझ गो ना। फिर नु सोचा ये तो गलत क्वेश्चन आ गो, बोनस फ्री के नंबर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो सीजियम और फ्रेंशियम, सीजियम और फ्रेंशियम धातु हैं और कैसी अवस्था में पाई जाती हैं? द्रव अवस्था। और हाइड्रोजन और हीलियम गैसीय तत्व हैं।
गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर? और बताऊं ले, बाकी सब ठोस है, बाकी 10 बचे होंगे। अरे 2 तो ये गए और 2 ये हाइड्रोजन और हीलियम गए, टोटल 14 है ना। बाकी 10 ठोस अवस्था में मिलते हैं। अरे तत्वों की 3 अवस्थाएं तो हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में बाकी सभी। सही है। अच्छा, एक बात और कह देता हूं, बात ने सुन तो चल, फायदे में रहेगा। हाइड्रोजन जो है अधातु है, जितनी भी गैस है सब अधातु हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैसीय तत्व हैं, बार बार कह रहा हूं, और गैस तो अधातु होती हैं। क्या गैस कठोर होती हैं? क्या गैस चमकदार होती हैं? क्या गैस विद्युत की चालक होती हैं? विद्युत चालक होती तो चिपक के मर जाता अब तक। माई स्पार्किंग होती बात ट्रांसफर पर, तू यहाँ चिपक के मर जाता। जितनी भी गैस है सब अधातु हैं, ना वो कठोर है। कठोर है गैस? कठोर होती तो मैं हिलता भी नहीं, मेरे आसपास गैस है। तो सभी गैस हैं जो सब कौन होती हैं? अधातु। हर बात मेरी काम की है, सीरियस लेकर ढंग से सुन ले, ये हमेशा काम आती हैं। सभी गैस अधातु हैं। सही है। अच्छा, तो हाइड्रोजन और हीलियम तो इसमें एस ब्लॉक में, हाइड्रोजन और हीलियम आप कह रहे हो गैसीय तत्व हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम तो कौन है? अधातु हैं। सही है। और बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं, बाकी शेष 12 तत्व, टोटल 14 है ना, वे सब धातु हैं। जिसमें से प्रथम वर्ग के तत्व जो हैं वे सभी क्षार धातु हैं। किसके अलावा? हाइड्रोजन के अलावा। हाइड्रोजन तो धातु हो गई ना। प्रथम वर्ग के सभी तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो भी हैं वे सब किस नाम से जाने जाते हैं? क्षार धातु। और द्वितीय वर्ग के जितने भी तत्व हैं, द्वितीय वर्ग के जितने भी तत्व हैं वे सभी क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किसके अतिरिक्त? हीलियम द्वितीय वर्ग में है का? अनुकरो तो हीलियम के अतिरिक्त। अरे द्वितीय वर्ग में जितने भी तत्व हैं सब क्षारीय मृदा धातु, और प्रथम वर्ग में हाइड्रोजन के अलावा जितने भी तत्व हैं वे सब कौन है? क्षार धातु। अब मैं कहूं एस ब्लॉक में कुल धातु कितनी है? एस ब्लॉक में कुल धातु कितनी है? 12। ऐसे सोच के बोल रहा हूं, गड़बड़ नहीं हो जाए, कछु ना कछु राज होएगा। एस ब्लॉक में 12 धातु हैं, और अधातु कितनी है? 2, हाइड्रोजन और हीलियम। क्लियर? द्रव धातु कितनी है? द्रव धातु कितनी है? 2, सीजियम और। ठोस धातु कितनी है? 10। और गैसीय तत्व कितने हैं? गैसीय तत्व कितने हैं? 2, हाइड्रोजन और हीलियम। मतलब हम तीनों तरह के तत्व हैं, ठोस भी हैं, द्रव भी है और गैस भी। और 2 तरह के तत्व हैं, धातु और अधातु। उपधातु इसमें नहीं है। तत्व 3 तरह के होते बताए ना, धातु, अधातु और उपधातु। तो ज्यादा ही पढ़ा दिया, अब मेरे समझ में ना आ रहा, इतने पढ़ा दिया, लिखाएंगे कैसे है? तो ये काम करते हैं, पहले मैं लिखाऊं, फिर तेरे ब्लैक बोर्ड पर जो संपट पड़ जाए वह कछु लिख लीजिए। पहले डालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। टाइम कम है हमारे, जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। बोलते नहीं दिखे एक भी। सीधे बैठ रहे तुम तीनों, दोनों सीधे बैठो। क्लास कितनी चल रही तुम्हारी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्पीड बढ़ा के लिखना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। डाल लो हेडिंग, लिखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, स्पीड बढ़ा करके। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व 4 प्रकार के हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व 4 प्रकार के हैं। नंबर 1, एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व
हेडिंग डल रही है एस ब्लॉक के तत्व। लिखो इसमें, इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन, इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के, अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में प्रवेश करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में प्रवेश करता है। प्रवेश करता है, लिख लिया। आगे लिखो, प्रथम वर्ग के तत्वों, स्पीड बढ़ा के लिखो, प्रथम वर्ग के तत्वों की बाह्यतम कक्षा के, प्रथम वर्ग के तत्वों की बाह्यतम कक्षा के, की बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आगे लिखो, द्वितीय वर्ग के तत्वों, द्वितीय वर्ग के तत्वों की बाह्यतम कक्षा के, द्वितीय वर्ग के तत्वों की बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में, बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे लिखो, एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिख रहा ब्लैक बोर्ड पर, NS 1 से 2 होता है। यही हो गया ना, एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS 1 से 2 होता है। आगे लिखो, हीलियम भी, हीलियम He, हीलियम भी एस ब्लॉक का तत्व है। हीलियम भी एस ब्लॉक का तत्व है क्योंकि इसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है। हीलियम भी एस ब्लॉक का तत्व है क्योंकि हमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करे, एस उपकोष। आगे लिखो, एस ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या 14 है। एस ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या 14 है। कुल संख्या 14 है। आगे लिखो, प्रथम वर्ग में 7 तत्व, प्रथम वर्ग में 7 तत्व, कॉमा द्वितीय वर्ग में 6 तत्व, द्वितीय वर्ग में 6 तत्व व एक तत्व हीलियम 18वें वर्ग में उपस्थित है। एक तत्व हीलियम 18वें वर्ग में उपस्थित है। ठीक है, आगे लिखो, एस ब्लॉक के तत्व सभी 7 आवर्त में उपस्थित हैं। एस ब्लॉक के तत्व सभी 7 आवर्त में उपस्थित हैं। सभी 7 आवर्त में है ना, ये सभी 7 आवर्त में उपस्थित हैं। और लिख लो, हाइड्रोजन व हीलियम गैसीय तत्व हैं। हाइड्रोजन व हीलियम, हाँ बलराम जी, ठीक है, हाइड्रोजन व हीलियम गैसीय तत्व हैं। और लिख लो, सीजियम व फ्रेंसियम, दिख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पर CS और FR, सीजियम व फ्रेंसियम द्रव तत्व हैं। ठीक है,
और लिख लो अन्य सभी एस ब्लॉक के तत्व ठोस हैं। अन्य सभी एस ब्लॉक के तत्व ठोस हैं। ठीक है, आगे लिख लो प्रथम वर्ग के सभी तत्व, कोष्टक में लिख लेना हाइड्रोजन के अतिरिक्त, प्रथम वर्ग के सभी तत्व, कोष्टक में क्या लिखोगे, हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्षार धातु कहलाते हैं। क्षार धातु कहलाते हैं। लिख लिया। और लिख लो द्वितीय वर्ग के सभी तत्व, द्वितीय वर्ग के सभी तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग के सभी तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। क्लियर। अब एक काम करो, सुन लो पहले ब्लैक बोर्ड पर से क्या लिखना है। पहले तो इसको बनाओगे, वर्ग नंबर 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड लिख लोगे यार। फिर यहाँ के बाद यहाँ मैं जो कुछ लिख रहा हूँ सब लिख लेना, परमाणु क्रमांक। फिर इन्हें लिख लेना एक तो क्या मैजिक नंबर, एक इनकी ट्रिक दिख रही है ना, ये पहले ये आए फिर ये दोनों, ये मैंने लिखाई दी हो तुमको, यहाँ पर लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्या लिख लोगे। फिर इधर आ जाना, इनके ये जो भी नाम जिनको तुमको कठिन लगे उन नामों को लिख लेना। ठीक है। फिर बाकी बाद ये दिख रहा है, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इससे क्या लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये भी लिख लेना किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में लिख लेना। ये मैंने केवल किसके लिखे हैं, प्रथम वर्ग के, आप चाहे तो किसके भी लिख सकते हैं, द्वितीय वर्ग के। शुरू हो जा, अब यही काम है तुम्हारे पास।